हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं DDJE का एग्ज़ाम की अभी कोई डेट नहीं आई है, पर उसकी तैयारी तो हम लोग जारी रखेंगे ही। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं DDJE के जनरल अवेयरनेस के पैटर्न के बारे में। तो हमने इससे पहले पैटर्न में बात कर ही लिया था, तो आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। आपको उसमें देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है, कि आप 10 में से 10 लाने के लिए तैयार हैं। DDJE के अंदर जनरल अवेयरनेस में 10 में से 10 आप लाने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप नहीं तैयार हैं तो आपको अब आगे अपनी तैयारी को कैसे करना है और उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम जितने भी आपके अभी मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर आप कुछ वीडियो बनाइए कि हम कौन से सोर्स से पढ़ें, मतलब इंग्लिश का है कुछ ज़रा दिक्कत आ रही है, तो हम उसके बारे में भी वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं तो कोई बात ही नहीं, आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। और ऐसे ही आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बारे में हम लेकर आएंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। चलिए देख लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट आप सभी के सामने कहना चाहता हूँ। देखिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। दोस्तों, आप सभी के बीच मोटिवेशन कहने का मतलब ये है कि भैया पढ़ाते तो सब हैं, सब आपको बताते ये पढ़ना, लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसा टाइम आता है मन करता है भाई तैयारी और छोड़ दें, तैयारी ना करें, लेकिन डिमोरलाइज हो जाते। लेकिन नहीं, आप भी जब भी कभी आप मतलब जो है आप हार जाएं, हिम्मत हार जाएं कि अब हमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी या हम नहीं कर पाएंगे, तो आप तुरंत अपने माँ बाप का वो बूढ़ा सा चेहरा देख लीजिएगा कि वो तुम्हारी माँ बाप की जो आँखें हैं भाई वो तरस गई हैं कि आप सिलेक्शन कब लेंगे, कब आप उनको खुशी के आंसू उनके पास आएंगे, कब आप उनको मतलब मोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेशन कहीं अंदर से नहीं आता है, आप मोटिवेशन अपने माँ बाप को देख कर सकते हैं। भाई जब भी लगे यार पढ़े मन नहीं लग रहा है, अब जो है कुछ लाओ वीडियोस देख लेते हैं या इधर उधर की फालतू बातें कर लेते हैं, भाई तुरंत ही आप अपने माँ बाप का चेहरा सामने लेकर आइए कि नहीं, एक पल, एक क्षण, एक सेकंड भी आप अपने मंजिल से, अपने गोल से अभी कभी हटिएगा नहीं। चलिए, ये तो मोटिवेशन की बात हो गई। चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च रैंकिंग न्यायाधीश कौन होते हैं। आपको बताना है कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय के, अरे भाई ये क्वेश्चन ही चला गया डिलीट करने के चक्कर में। चलो इसको डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये मिटेगा तो नहीं, क्वेश्चन को ज़रूर हटा देगा ये स्टार्टिंग में ही लोचा। चलो आ गया क्वेश्चन, चलो कोई दिक्कत नहीं, इससे अलग देख लेते क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन देख के बताना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च रैंकिंग न्यायाधीश कौन होते हैं। महान्यायवादी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश, थर्ड ऑप्शन आपके राष्ट्रपति हैं, चौथा आपका ऑप्शन महान्यायवादी है। तो आपको बताना है जल्दी से। आप अपना स्कोर आप एक अपने साथ में एक कॉपी रख लीजिए और उस पर नंबर भी नोट कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन में सही होते हैं। उसी हिसाब से हम लास्ट में बात करेंगे कि आपको कितने, मतलब हम आप लोग कमेंट करेंगे तो हम बाद में कमेंट देख लेंगे, उस हिसाब से आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो के अंत में हम आपको ये बता देंगे कि आपको अपनी तैयारी कहाँ से, किस सोर्स से जनरल अवेयरनेस के लिए करनी चाहिए, करंट अफेयर कितना पढ़ना चाहिए या कैसे क्या है। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा, यहाँ के भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च रैंकिंग के जो न्यायाधीश होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं, जो कि आपके 49 नंबर के अब जो अभी तक क्यों थे, उनके स्थान पे अभी तक जो थे आपके NV रमना थे, ये आपके 48 नंबर के थे, लेकिन अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। तो जस्टिस यू यू ललित आपके जो हैं वर्तमान में ये मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान राष्ट्रपति आपकी कौन है। तो वर्तमान राष्ट्रपति आपकी जो है वो आपके द्रौपदी मुर्मू जो है आपकी वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इनके बारे में क्वेश्चन बहुत जरूर पूछ सकता है, क्योंकि ये प्रथम आदिवासी महिला है जो कि अभी राष्ट्रपति बनी हैं। और इनका जो ग्राम क्षेत्र है ये उड़ीसा के कहाँ से हैं, उड़ीसा के कहाँ से हैं, मयूरभंज से हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जो है राष्ट्रपति जो इससे पहले राष्ट्रपति थे, मतलब कि
प्रथम जो महिला राष्ट्रपति थी उनका नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। लेकिन अब क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी जो वर्तमान में बनी है आदिवासी महिला है, तो इससे कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, बाद के बुनियादी इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपका है कि फरवरी 2018 तक आईपीएल क्रिकेट की चेन्नई सुपर किंग टीम का घरेलू मैदान क्या था। तो ये क्वेश्चन जो आपके हैं डीडीए के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आए थे, तो आप लोग उनसे देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमको अपनी तैयारी को कैसे करनी है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को सारे कर आया हूँ, क्योंकि 4 सेट हुए थे, तो मैं सारे सेट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको इसको देख करके अपनी तैयारी को इस तरीके से करना है कि हाँ डीडीए किस तरीके से करंट अफेयर क्वेश्चन उठाता है, किस तरीके से हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से पॉलिटी से, किस तरीके से आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फरवरी 2018 तक आईपीएल क्रिकेट की चेन्नई सुपर किंग टीम का घरेलू मैदान क्या था। आपके पास आपको बताना है आंसर क्या होगा। चलिए आपने बता दिया होगा, अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका है एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, जो फरवरी 2018 तक आईपीएल क्रिकेट की चेन्नई सुपर किंग टीम का घरेलू मैदान था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अब इस क्वेश्चन से आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि आईपीएल से उसने क्वेश्चन पूछा था, तो भाई आपको अब आईपीएल के क्वेश्चन की सारी तैयारी होनी चाहिए। जैसे कि आपका अभी सन 2022 में जो आपका आईपीएल हुआ, तो इस आईपीएल में कितनी टीमें खेली, ठीक है, तो टोटल आपने 10 देखा होगा, 10 टीमें आपकी टोटल खेली थी। ठीक है, तो आपको आईपीएल जितने क्वेश्चन पता है और इसमें कौन सी टीम इस बार विजेता बनी है, तो गुजरात टाइटन आपकी टाइटल जो है ये जीती है। ठीक है, और एक लखनऊ टीम, तो ये 2 नई टीमें थी, उसमें से आपकी गुजरात टाइटन ने क्या है इसकी विजेता बनी है। अब आईपीएल के आपके जितने भी चीज़ें बन सकती हैं, आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन था, या आईपीएल में आईपीएल के अंदर जो है कुल जैसे कि पर्पल कैप किसको मिला, ये सारी चीज़ें आपको आईपीएल का पढ़ लेना है। तो ये क्वेश्चन कराने का मेरा यही मोटिव है कि आपको ये बताना चाहूँ कि आपको जनरल अवेयरनेस पे कैसे और किस तरीके से काम करना है। अगर आप ये वीडियो पूरी आप देख लेते हैं भाई, तो बहुत ही ज़रूरी आपके लिए मालूम पड़ जाएगा कि 10 में से 10 आप कैसे लेकर आ पाएंगे। अगर आप थंबनेल देखकर यहाँ पर हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपका थंबनेल देखकर आना और मेरी ये वीडियो बनाना दोनों ही आपकी सार्थक सिद्ध हो जाएगी अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तब। तो मैं सारी वीडियोज़ में हर एक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि ये देखो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सर्वोच्च न्यायालय के समय, तो आपको अब इस समय वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो आपके हुए हैं, राष्ट्रपति कौन है, महान्यायवादी कौन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। इस तरीके से क्वेश्चन पे काम करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जैसे हमने पूछा यहाँ से आईपीएल, तो अगर आईपीएल क्वेश्चन 18 में पूछा था, तो 2022 में अगर एग्जाम होगा कोई आईपीएल दीजिएगा, तो वहाँ आईपीएल से क्वेश्चन जितने भी होगा वो करा दे, वो आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन था आपका कि अगला क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है। जो आपकी रक्त में आरबीसी जो होती है उनको क्या कहता है, तो उनको आपको बताना है। एंजाइम कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, कि आपको ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो ये आपको बताना है कि उनको क्या कहते हैं हम। तो यहाँ पे आरबीसी, तो आरबीसी मतलब आपका जो होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स आपकी जो होती हैं, ये आपकी जो होती है एरिथ्रोसाइट कहलाती हैं। तो अब आपने देखा ब्लड से यहाँ पे क्वेश्चन आया है, तो आप बायोलॉजी के चाहे कुछ ना पढ़िए, लेकिन बायोलॉजी में अगर आप पढ़ने बैठिए तो ब्लड टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए कि ब्लड में कितने होते हैं। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ब्लड आपका लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, ब्लड में आपका कितना प्लाज्मा है, कितना फाइब्रोनेजन का काम क्या होता है, हिपरिन का निर्माण कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्लड से संबंधित जो भी होगा आपको पढ़ लेना है। तो अगर मैं कोशिश ये भी करूँगा कि आपको ब्लड की एक पूरी वीडियो दे दूँ, फिर एक आईपीएल की पूरी वीडियो दे दूँ, फिर ऐसे ही यहाँ पे जो मुख्य अपॉइंटमेंट होते हैं उनकी पूरी वीडियो दे दूँ। लेकिन ये धीरे धीरे साथ मेरे पास से हो पाएगा। अगर आप अपने आप से करेंगे तो ज़रूर इस सब पे काम करिएगा। इससे क्या होगा कि आपका नंबर स्कोर करने दिखता दिखेगा। अगर टेस्ट लगाएंगे, मॉक लगाएंगे, तो वहाँ भी आपको नंबर स्कोर करते दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि 15 जून 2016 को पेरिस स्थित इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में कैसे चुना गया। तो उसका आंसर मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखो ये भाई पेपर वैकेंसी 2016 में आई थी और इसका एग्ज़ाम जो हुआ था आपका सन 2018 में हुआ था। किस में हुआ था भैया? सन 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो सन 2018 में एग्जाम हुआ था, तो इसने क्वेश्चन जो पूछा है सन 2000 का पूछा है। तो उस समय जो आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए थे, तो वो आपके सुनील मित्तल जी को चुना गया था। ठीक है, तो आपकी अब जिम्मेदारी क्या बनेगी कि जितने हाल ही में जैसे कि अपॉइंटमेंट 2022 में जो भी अपॉइंटमेंट आपके हुए होंगे, तो उनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी हो जाएगा कि हाँ उनके बारे में पढ़ना हमको पड़ेगा कि जैसे मान लो इस समय
क्या कहते हैं कि मान लो बीसीसीआई के प्रमुख कौन हैं, या फिर आईसीसी के प्रमुख कौन हैं, या फिर जो है आपका सेबी की कौन हेड बनी है। इस तरीके से जो भी होगा, जितने आपके प्रमुख अध्यक्ष हैं, कितने हेड बने हैं, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पे काम करना होगा। तो डरिए मत, आप परेशान मत होइए, वीडियो पूरी देख लीजिए और इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन आया है मैं उसकी एक एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आप सभी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नायलॉन, रेयान और पॉलिस्टर किस प्रकार की सामग्री हैं? ये सभी सब्जी रेशे हैं। ये सभी आपके सब्जी रेशे हैं। ऑप्शन दिया है, ये सभी सब्जी रेशे हैं, ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं, ये सभी संश्लेषित रेशे हैं, सभी असंश्लेषित रेशे हैं। तो यहाँ पे नायलॉन, रेयान और पॉलिस्टर जो है भैया है, ये आपका एक प्रकार से जो है सभी संश्लेषित रेशे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ फिजिक्स के भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। अभी हम लास्ट में पूरी बात करेंगे कि आपको किस तरीके से किस पे कितना काम करना है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये मेरा कहना है आप सभी से। अगला क्वेश्चन आपका है कि जब हम उच्च गति के साथ ध्वनि के स्थिर स्रोत तक पहुंचते हैं तो ध्वनि की पिच अधिक होती है। अगर हम ध्वनि के स्रोत से दूर चले जाते हैं तो पिच कम हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है? तो भैया इसको कहते हैं डॉपलर प्रभाव। क्या कहते हैं इसको? डॉपलर प्रभाव। प्रध्वनि किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो कोई है, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े होकर के जो है कुछ आवाज़ लगाते हैं। जैसे आप आवाज़ लगाएंगे तो यहाँ से आवाज़ आपकी इस माध्यम से जाएगी और यहाँ पे टकराएगी। टकराने के बाद आपको फिर से क्या होगी, वापस सुनाई देती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इको कहते हैं। इको मतलब क्या होता है, प्रतिध्वनि होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आप सभी को बताना है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। आप सभी को पता ही होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए कब लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और जो आपकी प्रस्तावना थी, प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, आपने अंगीकार किया गया था। इस संविधान सभा में इसको अंगीकार किया गया था। ठीक है, इस बार हम लोग 15 अगस्त को, ये भी जान लीजिए 15 अगस्त को हम लोग जो है इस बार 76वीं वर्षगांठ मनाए हैं। ठीक है, और 75 साल आज़ादी के पूरे हो गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो है अपनी तैयारी को आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में, एक क्वेश्चन देखो मिट्टी से भी आया, मतलब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि मिट्टी से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी आपकी पाई जाती है। तो ये आपको बताना है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कि काली मिट्टी पाई जाती है, कि लाल मिट्टी पाई जाती है, कि आपकी जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके पास कुछ टाइमिंग है, आप लोग अपने पास कॉपी रखे रहिए, देखते रहिए कि आप बिना मतलब जो है कितना नंबर आप इसमें स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा भैया वो काली मिट्टी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको मिट्टी से भी क्वेश्चन देखने को मिल गया है। फिर अगला क्वेश्चन था कि अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं। भैया अशोक चक्र में आपकी कितनी तीलियाँ होती, ये क्वेश्चन था। ये देख लीजिए, अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है। अशोक चक्र के अंदर कितनी होती है, टोटल आपकी 24 तीलियाँ होती हैं। तो भैया आपने देखा होगा कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है, अभी आप लोगों ने 15 अगस्त के दिन खूब अच्छे से फहराया था। तो उसके अंदर आप सभी ने देखा था कि यहाँ पे आपका केसरिया रंग है, फिर आपका सफ़ेद रंग है, फिर आपका नीचे गहरा हरा रंग है, फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में तीलियाँ हैं। तो ये आपकी जो तीली हैं इसके अंदर 24 आपकी तीलियाँ हैं। ये हमको समय का भी प्रतीक बताती हैं। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2 होता है। आपसे पूछा जाए कि जो आपका राष्ट्रीय झंडा, इसका डिज़ाइन किसने किया था, तो इसका डिज़ाइन किसने किया था भैया, पिंगली वेंकैया ने इसका डिज़ाइन किया था। यह भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। पिंगली वेंकैया ने इसका क्या किया था, डिज़ाइन किया था। तो यह भी आपको ध्यान ही रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन बात कर देंगे। हाँ, अब देखो ये आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हैं, कुछ आपके जीके जीएस भी हैं, कुछ आपके स्टैटिक पोर्शन के भी हैं। तो सब तरीके से इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी लास्ट में एनालाइज करेंगे कि हाँ किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आपको देखने को मिला। यहाँ पे वाटर फॉर क्रॉप्स परियोजना के लिए भारत ने किसके साथ सहयोग किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यूरोपीय संघ के साथ इन्होंने साझा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका कि भारत का कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है।
भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगर भैया जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जानने से पहले आप सभी की बात करेंगे, क्योंकि देखो बीएसएफ जी का एग्ज़ाम तो भाई हो गया, इसको छोड़ो। अब डीडीजे का एग्ज़ाम है, तो हमने मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग की जैसे टॉपिक है रैंकिंग, 10 दिन में 10 टॉपिक कवर कर दें। मतलब आपको 10 दिन के अंदर रीजनिंग के 10 टॉपिक कवर कर दें, क्योंकि 10 टॉपिक से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको जीके जीएस के मैथमेटिक्स के 10 टॉपिक 10 दिन में कवर कर दें। तो ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग की वीडियो आपको मिलने वाली है जल्द ही, आपको हर दिन मिलेगी, जिसमें आपको एक टॉपिक एक दिन में कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप जब आप मॉक लगाए ना, तो आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ चैनल पे भी अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ खास आप सभी के साथ होने वाला है। और हम अकेले ही नहीं, कुछ हमारे दोस्त भी हैं, वो भी अपना सहयोग करेंगे। और हम लोगों से बात कर रहे हैं जो अच्छे तरीके से आपके इंग्लिश के बारे में कुछ बता सकें, तो उनको अभी हम लेकर आएंगे, ताकि डीडीजी का आप लोग इंग्लिश एक भी नंबर, भैया एक नंबर से कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हमको एक नंबर रत्ती भर भी नहीं छोड़ के जाना है, कि किसी भी तरीके से हमारा ये ना हो पाए कि डीडीजी में नहीं हुआ। हमको हर संभव प्रयास करनी है, भले ही कुछ भी हो जाए। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको वीडियो बहुत मिलने वाली है डीडीजे से रिलेटेड, तो आपको चैनल पर जरूर बना रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। अब देखो ये क्वेश्चन जो भैया पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि 2017 में रोलैंड गैरोस पुरुष एकल टूर्नामेंट किसने जीता है? ये आपको बताना है 2017 में भैया। तो ये पुरस्कार जो जीता है, इसको राफेल नडाल ने जीता है। अब ये पूछा था रोलैंड गैरोस पुरुष एकल टूर्नामेंट। तो अब 2022 में आपके जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं, जितने भी आपके ग्रैंड स्लैम हुए हैं, आपको सब याद कर लेना है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ, फ्रेंच ओपन हुआ, विंबलडन हुआ, और आपका यूएस ओपन आपका हो रहा है, जिसमें आपने सुना होगा, जिसमें आपकी सेरेना विलियम्स, ये इनका लास्ट है, ये भी इसमें खेल रही हैं। और ये इसमें जो है क्या कहती हैं, अपना संन्यास भी इस बार दे देंगी। यूएस ओपन में खेल रही हैं, शायद बाहर ही हो गई हैं, अभी यूएस ओपन पूरा नहीं हुआ है, तो न्यूज़ अभी नहीं आई है। लेकिन आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है, फ्रेंच ओपन हुआ है, विंबलडन ओपन हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख रहे होंगे कि हमको कैसे तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका कि सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो भैया सम्राट अशोक आपके जो संबंधित थे, वो आपके संबंधित थे मौर्य वंश से संबंधित थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके मौर्य वंश से ये संबंधित थे। अगला क्वेश्चन आपका, हाँ भैया अगला क्वेश्चन से जाने से पहले आपके साथ विशेष चर्चा हम करेंगे एक दिन, किसी दिन, कि नाटक पर हम विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि 40 में से हम चाह रहे हैं कि आप लोग 30 या 35 प्लस स्कोर करें तो करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सिर्फ प्लानिंग से काम हो जाएगा कि एक्शन भी ज़रूरी है? हमको प्लानिंग से नहीं करना है, हमको प्लानिंग भी करनी है, उस पर एक्शन भी लेना है, तभी जा कर के हम 35 प्लस नंबर या 30 प्लस नंबर यहाँ पे लेकर आ पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आप जान पाएंगे हमारी वीडियोस कब आ रही है, हम कब डाल रहे हैं वीडियो, हम किस पर चर्चा कर रहे हैं। अन्यथा आप जो है वंचित रह जाएंगे, आपका सपना नहीं पूरा हो पाएगा। तो हमसे जो संभव हो पाएगा हम ज़रूर आपके लिए वीडियोज़ लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे, देखो भाई मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। हम एक आपको जरिया बता सकते हैं, एक सोर्स बता सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। बिना मेहनत के हासिल यूँ ही तख्तो ताज नहीं होते, और कोशिश करने वाले की नौका पार नहीं होती। मतलब कोशिश करने वालों की नौका ऐसे पार, मतलब क्या कहते हैं, कुछ इस तरीके से आपके मोटिवेशन लाइन है ना, कि क्या कहते हैं कि तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर एक ना एक दिन अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो अगर लहरों से आपको डरना नहीं है, बीच मझधार में नाव को कुदा देना है भैया, मेहनत करना है, कहने का मतलब सम्मा सीधी बात यही है। अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है कि मायोपिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है मायोपिया। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मायोपिया आपकी भैया है, ये आँखों से संबंधित कोई है, तो आँखों से संबंधित है, तो आँखों का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मायोपिया जो है भैया किससे संबंधित है? तो ये आपकी जो है आँखों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, तो यही आपका जो निकट दृष्टि दोष है ना भैया, यही आपका जो निकट दृष्टि दोष है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। ठीक है, इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं।
अगर आपका पूछे कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया जो आपका क्या कहते हैं निकट दूरदृष्टि दोष होता है, जो आपके दूरदृष्टि दोष होती है उसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। उसके लिए कि हम उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो ये आँखों की बीमारी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये पेपर 2018 में हुआ था लेकिन नोटिफिकेशन 16 में आया था, फॉर्म 2016 में भरा गया। तो इसमें जितने भी करंट अफेयर पूछे गए हैं सारे 16 के पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये कुछ इस तरीके से पूछा गया कि जून 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने सड़कों के निर्माण करने के लिए तारकोल के साथ क्या मिलाने का फैसला किया। अब बताओ, जून 2016 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था, पेपर कब इसका हुआ था 16 में, 16 का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपके एग्जाम में करंट अफेयर ही पूछ रहा है, जेके जीएस भी आ रही है, हिस्ट्री भी आ रही है, पॉलिटी भी आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी हम लास्ट में बात करेंगे ओवर करने के बाद। अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। तो ये अनुमति दी है जहांगीर ने, जहांगीर ने ये अनुमति दी थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, तो इसका भी जहांगीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अमेरिकी ओलंपिक एवं पेशेवर मुक्केबाज मोहम्मद अली को 20वीं सदी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण और मशहूर खेल हस्ती के रूप में जाना जाता था। उनका जन्म क्या था, उनका जन्म का नाम क्या था। तो उनका जन्म का नाम था कैसियस मार्शल स्किले जूनियर। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश वर्ष वो क्या कहते हैं साइंस से संबंधित है, जो कि ये है कि इनमें से प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो भैया प्रकाश वर्ष आप सभी को पता है, प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन पारसेक भी आपका एक दूरी का मात्रक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। ध्वनि को मापने के लिए आपके डेसिबल में हम लोग नापते हैं। समय का आपका मात्रक सेकंड होता है। गहराई नापने के लिए हम लोग फेथोमीटर का यूज करते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि सेब में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये आपको भैया बताना है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो सेब के अंदर आपका जो होता है भैया मैलिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार से देखो टार्ट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, स्कॉर्बिक एसिड है। तो इन सब आपको अभी देखो यहाँ से मैलिक अम्ल से क्वेश्चन बना था, आपसे पूछ सकते टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, स्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब इस तरीके से क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा इसी तरीके से किसी अम्ल पे पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद की राज्य परिषद को क्या कहा जाता है। तो भारतीय संसद की जो आपकी राज्य परिषद है उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, राज्यसभा कहते हैं। जो भारतीय संसद की राज्यसभा भारतीय होती है, राज्य परिषद होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में गंगा नदी पश्चिमी हिमालय से निकलती है। क्वेश्चन क्या है पूरा देख लीजिए, किस भारतीय राज्य में आपकी जो गंगा नदी है पश्चिमी हिमालय से निकलती है। तो ये आपका जो निकलती है भैया उत्तराखंड के अंदर आपकी जो गंगा नदी है, जैसे आप लोग पता होगा कि गोमुख हिमनद से निकलती है। तो यहाँ से उत्तराखंड से आपकी पश्चिमी हिमालय से निकलती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाले जो आयनिक यौगिक होते हैं उन्हें को क्या कहते हैं। तो आयनिक यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। यह भी आपका ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जित रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं भैया। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ आपके जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। अच्छा बताओ, एक मिक्स ग्लैंड होती है सबसे हमारी जो बॉडी में पाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय की ही बीटा कोशिका से क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है। तो इसी में जो है आपके लैंगरहैंस की दीपिका, अभी हाल ही में जो आरसी ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है उसमें पूछा गया था, लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है। तो ये आपकी अग्नाशय में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन था, ये भी देखो करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका था कि हाल ही में, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर का है। तो आपने देखा कि सारे क्वेश्चन 30 से 32 क्वेश्चन आपके थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे, तो इसमें हम अब आपको पूरा एनालाइज करके बता रहे हैं कि इसमें अगर आप डीडीजी की तैयारी कर रहे हैं भैया, तो डीडीजी की तैयारी के अंदर आपको टोटल आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस से। किससे, जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस से आपको 10 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। अब इसमें क्या होगा कि आपको 2 क्वेश्चन तो आपके लगभग करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, फिर 2 ही क्वेश्चन आपको जो है हिस्ट्री हो गया। ठीक है। और 2 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से, 2 क्वेश्चन आपका
पॉलिटी से देखने को मिलेगा और 2 क्वेश्चन आपको जो है साइंस से भी देखने को मिलेगा। तो और जो है तो 2 क्वेश्चन आपका जो है करंट अफेयर से देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है कि आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलें, सारी चीज़ें आप पे काम लेकर चलनी है कि आपको 2 क्वेश्चन करंट अफेयर हो गया, जीके हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो 10 क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको सभी पे काम करना है। अगर आप इधर काम करेंगे ना तो आगे आपको और अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे आपका एसएससी जी एग्ज़ाम होगा। उस एसएससी जी एग्ज़ाम में करंट अफेयर यहाँ 2 नंबर की आ रही, वहाँ आपको 10 से 15 नंबर का करंट अफेयर देखने को मिलेगा, स्टैटिक जीके देखने को मिलेगा और हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर लोग अभी से आप तैयारी करेंगे डीडी जेई के लिए तो आगे आपको एसएससी में और आसानी रहेगी। अगर आप तैयारी नहीं करते हैं अच्छे तरीके से तो आपको आगे बहुत समस्या होने वाली है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसी लगी, कि आपको इस तरीके से और भी क्लास की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।